गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पार्ट ए और बी को खत्म करके आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सी। बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है पीछे। आपको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन पूरा लिख दूंगा उस टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन को खुद कॉपी में सॉल्व भी कर लोगे। उसका कारण है कि आज अपन पार्ट सी सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक नहीं दो नहीं, सीधे ही 3 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास में मैटर भी लिखने के लिए ज्यादा हो जाता है। तो जल्दी से पेन और कॉपी साथ में लेकर स्टार्ट कर दीजिए पहले नंबर क्वेश्चन से। स्क्रीन पे यानी कि बोर्ड पे अब आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। यहां पर मैं इंग्लिश मीडियम में लिख चुका हूं और यहां पर हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। और अगर आप अभी तक किसी बच्चे ने लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां तक जहां तक आपकी रीच है, जिन जिन दोस्तों के आपके पास में नंबर है उन दोस्तों तक आप जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में जुड़ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को। हमारे आपके सामने क्वेश्चन है, शुरू हो जाइए इसको सॉल्व करना। मैं हट जाता हूं, अब आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से। जल्दी सॉल्व करिए। यहां पर ये कौन लिखा हुआ है। ओके, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी मीनार के लिए आपको उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है उसके शिखर का। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छे से देख लीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसका आंसर आ जाए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि सर हमारा ये आंसर आया है। H1 कितनी आई है, H2 कितनी आई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप। चलो अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है अब मैं करवाता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन फिनिश होने के बाद में जब आप अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद में मेरा नंबर होगा, मैं करवाऊंगा आपको वो क्वेश्चन। तो हिंदी वाला पोर्शन पढ़ा है, मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है इस क्वेश्चन के लिए है। तो जल्दी से देखिए फिर अपन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले कहा है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर अनफिनिश्ड टावर है। तो ये मैंने टावर बना दिया, लेकिन इस टावर में कंडीशन ये है कि ये टावर इतना ही बना हुआ है, ये लो। ओके, तो इसके आधार से 120 मीटर दूर पर कोई पॉइंट है तो नाम रखते हैं ए, बी और सी। ये 90 डिग्री और ये 120 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और उसके लिए उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। गॉट इट। फिर कह रहा है कि इस मीनार को और कितना ऊपर कर दिया जाए कि हमारा एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब है बिल्डिंग को और ऊपर कितना बनाया जाए कि यही एंगल हमारा बन जाए पूरा का पूरा 60 डिग्री। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, कितना ऊंचा किया जाए। तो हमने इतना ऊंचा किया है तो एक काम करते हैं, इसको H1 कर देते हैं और इसको H2 कर देते हैं। एक बार फिर से डायग्राम को जल्दी से देख लीजिए। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर की डिस्टेंस हो गई। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, मैंने जैसे ही मीनार को और ऊंचा बनाया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। हमसे पूछा गया है कि आपने मीनार को और कितना लंबा किया है। तो यहाँ पर C और यहाँ पर D। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल ABC में, तो लगाएंगे tan थीटा। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, फार्मूलाज वगैरह नहीं लिखूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, बट आपको फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए और आपको लिखना भी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। गॉट इट। पुट द वैल्यू tan 30 1 अपॉन √3 H1 upon 120, then H1 is equal to
120 अपॉन √3। √3 का करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये √3 और ये √3 3 बनाएगा, 3 से 120 कैंसल, यानी H1 आ गया आपके पास में 40 √3। दैट इज आवर फर्स्ट वैल्यू H1 आई है हमारे पास में। अब यहीं से अपन निकालेंगे H2। तो अब देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला A B एंड D। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, AB डिविलियर्स, ओके, AB डिविलियर्स, ABD। तो यहाँ परपेंडिकुलर इन दोनों को मिलाकर लिखना पड़ेगा, यानी कि मुझे इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो tan थीटा इस बार 60 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 120 है बेस, तो बेस में तो कोई चेंजेस है ही नहीं। tan 60 कितना होता है, √3 अपॉन 1, देन H1 प्लस H2 अपॉन 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पर साथ में √3 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू H1 की है, तो पुट द वैल्यू ऑफ H1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट कर देते हैं। तो H1 की जगह पर 40 √3 प्लस H2 इज इक्वल टू 120 √3। ये 40 √3 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन H2 इज इक्वल टू 120 √3 माइनस 40 √3, यानी H2 आएगा आपके 120 में से 40 गया 80 √3। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर मेरे आया था H2 80 √3। जल्दी से कमेंट करिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके साथ बनी हुई है, आपको बताते रहेंगे कि आपके आंसर क्या आया है। आपको भी उनके साथ में बताना है कि आपका खुद का आंसर क्या आया है। 80 √3 आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब आप कहोगे सर H1 भी तो आंसर ही है। पहला आप ये देखो इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो हमने मीनार को इतना ऊंचा बनाया है। भाई H1 तो पहले से ही था, हमने ये एक्स्ट्रा क्या लगाए H2, इसका मतलब आपसे एग्जामिनर H2 की वैल्यू पूछ रहा था। तो बस इतना करना है, जल्दी से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको समझ में आ गया है नोट कर लीजिए, और आगे वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लिखने वाला हूँ। 1 से 5 सेकंड का आपको मैं दे रहा हूँ ब्रेक, जिसमें आप क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर सकते हो ताकि लाइव सेशन के साथ में आप बने रहो। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। Okay students, now second number question। यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप इसको उतार लो। सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन, ये EQ का मतलब है इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो ये FACT का मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए गुणनखंड विधि से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। हल करने का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिए, 1/x - 2 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 2/x - 1 इज इक्वल टू 6/x। That is your question number second। Solve the equation with the help of factorization method। गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। हल करने का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 इज इक्वल टू 6/x। जल्दी से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। इसको रब कर देता हूं अब मैं। जल्दी सॉल्व करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है क्वेश्चन का करना क्या है। और यहाँ पर एक कंडीशन भी लिख देना, x की वैल्यू ना तो 1 आनी चाहिए ना ही 2 आनी चाहिए, मतलब x की जगह पर 1 और 2 नहीं आना चाहिए, ये 1 और 2 के नॉट इक्वल रहेगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए बच्चों। आज मैं बोर्ड पे क्वेश्चन इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में आप टाइम कम देते हो। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को मैंने थर्ड सेक्शन में यानी हमारे पार्ट सी में मैंने सॉल्व कर दिया है। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आपको टाइम भी मिल जाएगा, और साथ ही अब देखो आपको पता है 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो पार्ट सी में 3 नंबर के लिए मैटर भी ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो अपनी स्पीड को भी थोड़ा, यहाँ पर आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर थोड़ा धीरे लिखेंगे तो फिर सर आगे बढ़ जाएंगे, तो आप थोड़ा स्पीड से लिखने की भी कोशिश करोगे।
और स्पीड का मतलब ये भी नहीं कि आप गलत कर बैठो, एक्यूरेसी प्लस स्पीड ये दोनों मिल जाते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और कहाँ मिलेगी? सक्सेस एकेडमी बीकानेर पर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से। 1 मिनट और दे रहा हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन है, x-2 और x-1 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों का एलसीएम लूंगा, ये वाला अपनी जगह पे रहेगा। तो x-2 और x-1, गॉट इट। इसमें इसका डिवाइड देंगे 1 टाइम, ये बच गया, ये ऊपर चला गया। और इसमें इसका डिवाइड दूंगा 1 टाइम, ये बच गया, इसको ऊपर भेज दो तो ये होगा 2 के साथ में मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये सेम अपनी जगह पर रहेगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, 2 का अंदर करो -4, नीचे आएगा x-2 x-1। अब आप चाहो तो नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपको पता है मैं रेनबो मल्टीप्लाई करवाता हूँ। रेनबो मल्टीप्लाई ऐसी है कि ये x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई x², फिर इस x को 1 के साथ में मल्टीप्लाई तो माइनस का x, फिर 2 का x के साथ में माइनस का 2x, फिर 2 का 1 के साथ में प्लस का 2 एंड इज इक्वल टू 6/x। फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये माइनस का 5 हो गया, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये 3x हो गया। यहाँ पर x माइनस का, ये भी माइनस का, तो x² -3x + 2/6/x। अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ करवा देता हूँ। मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड तक ही छोड़ूंगा, आगे आपका काम है सॉल्व करने का। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई 3x के साथ में, देन 3x², x का मल्टीप्लाई 5 के साथ में, देन -5x, फिर 6 का मल्टीप्लाई x² के साथ में, देन 6x², फिर 6 का मल्टीप्लाई 3x के साथ में, तो -18x, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, देन 12। तो ये इस तरीके से हमारे पास में इक्वेशन आएगी। आई होप आपके पास में भी आई होगी। आगे कैसे करेंगे देखो, एक काम करते हैं, सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाता हूं। तो 3x² -5x, प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पहले x² को ढूंढो, ये माइनस का ये प्लस का, 3 में से 6 गया, माइनस का 3x²। अब आप चाहो तो इनको उधर भी भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन सबको उधर भी भेज सकते हो। तो माइनस का 3x², ये माइनस का 5x, ये प्लस का 18x, प्लस वाला बड़ा है तो 18 में से 5 गए 13, तो प्लस के 13x। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ एक ही बची है, वो है 12, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे? 12 × 3 मल्टीप्लाई करने पर 36। अब आप कहोगे सर इस माइनस को कैसे हटाएं, तो आप ये करो, इस पूरी वैल्यू को उधर भेज सकते हो, वरना आप यहीं से ये काम कर सकते हो। मैंने इन नंबर्स को इधर बुलाया है, आप इन नंबर्स को इधर भेज दो। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर और करके, दोनों कंडीशन बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि सर ऐसे तो समझ में ही नहीं आया था, दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, तो ये और करके बता रहा हूँ। अब अगर आप इनको इधर भेजते तो क्या आता, कुछ नहीं होता, सिंबल चेंज होता, ये माइनस का बन जाता प्लस का, ये प्लस का बनता माइनस का, और ये माइनस वाला बन जाता प्लस का। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व करना कैसे है, मल्टीप्लाई करने पर तो 36 और ऐड करने पर, यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का, ऐड करने पर 13, ऐड करने पर 13 और वो भी माइनस का। तो आप क्या नंबर ला सकते हो जल्दी से बताइए। मल्टीप्लाई करने पर 13 और ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 36 और ऐड करने पर 13। आई होप सो आपको पता होगा। 9 4 जा 36 और 9 + 4 13। ये मैंने फैक्टर आपको बता दिए हैं। अब x की वैल्यू निकालने का जिम्मा आपका है, आप निकालोगे x की वैल्यू क्या आएगी। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 3 and 4/3। 3
4/3। ये आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए किस किस के ये आंसर आया था। जिसके आया था डन करिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए डन, यस सर आ गया था हमारे। और जिसको नहीं समझ में आया था एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरे प्रोसीजर को देख लीजिए। आपके एग्जाम में अगर फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि पूछी गई तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीधा ये बनाकर दे। ये सीधा ये बनाकर 8th क्लास में 9th क्लास में मिलता था, 10th में नहीं मिलेगा। 10th में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आंसर निकलेगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है 3 नंबर के स्लॉट में। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जल्दी से नोट करिए, 1 मिनट के ब्रेक के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं, तब तक आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द सम ऑफ ऑल the natural numbers which is divisible by 5 and second condition है between 2 and 101। तो मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख देता हूँ, अच्छे से आप देख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको सभी नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। कहने का मतलब है आपको पदों का योगफल ज्ञात करना है, और पद है आपके पास में प्राकृत संख्याएं, और वो कंडीशन इसमें 2 दे रहा है आपसे। कंडीशन ये है कि वो प्राकृत संख्याएं 5 से भाज्य होनी चाहिए और 2 और 101 के बीच में होनी चाहिए। तो हिंदी में भी लिख देता हूं, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये है आपका क्वेश्चन, आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। जल्दी से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से सॉल्व करें। जल्दी सॉल्व करें, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर किसी का आ गया हो तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो और 101 के मध्य होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए, और इसी के साथ साथ प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो उन नंबर्स के बीच में हमें पता करना है, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा आपको लेना पड़ेगा, 5 की टेबल लेनी पड़ेगी, और साथ ही 2 और 101 के बीच में होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। अगर किसी ने कर लिया अच्छी बात है, किसी का आधा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो जिसके आंसर आ गए अच्छी बात है, अपनी स्पीड को बनाए रखें। और अगर किसी के इतना ज़्यादा टाइम लग रहा हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, आंसर आना चाहिए सही। बस पहले तो है 2 और 101, इनके बीच में आने का मतलब है 5 से लेकर 100। इतना तो आपको कॉमन सेंस है कि 5 से अगर हमें किसी नंबर का पूरा भाग देना है तो 0 ले सकते हैं और सीधा वो नंबर ले सकते हैं। तो 5, 0 तो लेना नहीं है क्योंकि इसने 2 और 101 के बीच में कहा है। तो मैं 5 ले रहा हूँ और यहाँ 100 ले रहा हूँ। गॉट इट। अब 5 के बाद में अगला होगा 10, फिर अगला होगा 15 एंड सो ऑन, खत्म होगा 100 तक। नंबर आ चुका है। इसने कहा था डिविजिबल बाई 5, तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल भी है और साथ ही नेचुरल नंबर भी है, यानी कि प्राकृत संख्याएं भी हैं, और साथ ही 2 और 101 के बीच में भी है। अब आपको यहाँ से पूछा, जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हो। मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। ए कितना आएगा 5, वेरी गुड। डी कितना आएगा 5, ए 5,
डी भी 5 है, 10 में से 5 गया 5, A2 माइनस A1। एन कितना होगा, एन यहां पर आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप है एन निकालने का। उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा एस एन, ये होगा हमारा दूसरा स्टेप। तो मैं एन निकाल के दे रहा हूं, एस एन आप जल्दी से निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे एन निकालने का। अच्छा, और यहाँ पर ए एन भी कितना होगा, लास्ट वाला 100, तो मैं ए एन लिख देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी कि लास्ट वाला, ए यानी कि पहला, एन मुझे निकालना है, डी यानी कि 5 जो कि दे रखा है। सिमिलरली 100 निकालना है हमें यहाँ पर एन की वैल्यू को, तो 5n बन जाएगा 5n माइनस 5, 5 प्लस का 5 माइनस का ये तो उठ गया, यानी कि 5n 100 अपॉन 5, ये नीचे आएगा 5 तो यहाँ से हट जाएगा, तो n कितना आ गया 20। n आ चुका है, आप लगाओ Sn का फॉर्मूला बड़ा वाला n अपॉन 2 a प्लस एल, और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। ये देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर देके जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका ये तरीका याद रखिए कि इसको याद रखना है, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट, 2 डिजिट, ऑड नंबर, इवन नंबर, 100 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, 500 से 1000 के बीच में, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बोलकर आपको टाइप्स बता दिए हैं, घर पर बैठकर जल्दी से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। 3 नंबर पक्के होते हैं आपके एक्सरसाइज 5 का, यानी एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अभी देख नहीं पा रहा है, लाइव सेशन में नहीं जुड़ा है, फिर वो बाद में देखेगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी इतनी बड़ी वीडियो को देखना, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ तक कर दिया है। आई होप सो Sn की वैल्यू आपने निकाल ली होगी। Sn की वैल्यू कितनी आई है जल्दी से बताइए। Sn की वैल्यू 1050, क्या सबकी आ गई 1050? देखिए Sn की वैल्यू आ रही है 1050, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं लिख देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को, ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ध्यान रखना, पूरा लिखा नहीं है। ट्राइंगल विद एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ध्यान रखना। एंड प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिंदी में अगर बात करूं तो आपको ऐसा लिखना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और कोण C जो है वो 90 डिग्री है, और ये आपको सिद्ध करना है। तो हिंदी में बोल दिया, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सॉल्व करिए, प्रूव करके बताइए। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को देखते हैं कौन कौन प्रूव कर सकता है। जल्दी से कॉपी के अंदर, आपको कॉपी में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करनी है, या पूरा ही आप जो सॉल्यूशन है वो कमेंट में लिखना शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन, जैसे अब ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो आपको कॉपी में सॉल्व करना है। और अगर ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर आपने उस क्वेश्चन को कर दिया है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, डन सर, मेरे से हो गया है, मैंने कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है आप उसको नोट जरूर करना, ताकि जब वीडियो खत्म हो जाए, सेशन हमारा एंड हो जाए, उसके बाद में आप देख पाओ कि 10 क्वेश्चन में से आपने कितने किए थे। यानी कि ये 10 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो 30 नंबर में से मान लो आपने 6 क्वेश्चन एकदम सही किए हैं, तो 6 × 3 18। तो आप जब वीडियो एंड हो जाए
तो एंड होने के बाद में अपना स्कोर बताओगे सभी कि सर मेरे 30 में से इतने नंबर तो बने ही बने हैं, 30 में से 15 बने हैं, या 30 में से 30 बने हैं सारे, अगर क्वेश्चन आपने किए हैं तो वीडियो को एंड होने के बाद में आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि सर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है। तो आप मेरे क्वेश्चन करवाने के बाद में 2 से 3 मिनट वेट किया करो, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाथों हाथ देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसी टाइम दूंगा। आपको वेट नहीं करना। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया, अब आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो बोर्ड पे देखिए, 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, फिर मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को हल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये मात्र और मात्र 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाएगा। ये लो, मैंने बनाया एक ट्राइंगल, सी पे 90 डिग्री है तो ये यहां पर 90 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, उसको ए और बी बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये प्रूव करना है, इसको भूल जाओ। सी 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। आप कहोगे सर इन 3 में से कौन सी 2 बराबर हो सकती है? हमेशा ध्यान रखना, ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस बाकी 2 भुजाओं से हमेशा बड़ी होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये और ये बराबर हो जाएंगी, कभी नहीं होगी। ये हिंट सी 90 डिग्री देने का मतलब यही है कि आपको इसको और इसको बराबर करना है। तो आपने क्या लिखा, सर AC बराबर हो गया है BC के। गॉट इट। अब ये अगर 90 डिग्री है तो इस ट्राइंगल का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये 2 ट्राइंगल एक साथ हैं, 2 ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक साथ है। ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज भी है और ये समकोण त्रिभुज है। अगर मैं साइड के हिसाब से भुजाओं के आधार पर देखूं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और एंगल्स के बेसिस पर यानी कोणों के आधार पर देखूं तो ये समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों ही चीजें हैं। ऐसा मत कहना सर ये तो एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही ट्राइंगल होना चाहिए। अलग अलग ट्राइंगल की यहाँ पर क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है तो ये समकोण है, और अगर ये समकोण है तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, वो है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b², यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आती है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। तो यहां पर कर्ण कौन है? AB, तो ये लो AB का स्क्वायर। फिर लंब कौन है? AC, तो AC का स्क्वायर। फिर आधार कौन है? BC, तो BC का स्क्वायर। अब ये सब आप कमेंट में थोड़ी लिखोगे, ऐसा आपको कमेंट में लिखना नहीं है। आपसे क्वेश्चन हो गया, लिखो डन, यस सर मेरे से हो गया, अपने नाम के साथ में, ताकि मैं पहचान जाऊं कि किस किस ने क्वेश्चन किया है। जो मेरे नॉन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन बैच में मेरे साथ में बने हुए थे, उनके लिए मैं कह रहा हूं। और बाकी जो नहीं पढ़े हुए भी हैं वो भी अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स साथ में ज्वाइन हो पाए हैं हमारे लाइव सेशन को। तो AB² बराबर, यहाँ आपने देखा है AC और BC बराबर है, तो मैं BC की जगह पर AC लिख सकता हूँ। तो AC² + AC²। AC और BC बराबर है, BC की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? AC। अब ये क्या बन गया? AB² बराबर AC², 2AC²। क्वेश्चन खत्म। अब आपका प्रश्न ये होगा, सर इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है क्या? डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कोई यहाँ पर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है बोर्ड की तरफ से कि आसान क्वेश्चन हम नहीं देंगे, एकदम दे सकते हैं। हाई से हाई लेवल का क्वेश्चन जो बुक के कॉन्सेप्ट से रिलेशन रखता हो, संबंध रखता हो, जरूर पूछा जा सकता है। और इजी से इजी क्वेश्चन जो बुक में नहीं है लेकिन इजी बन सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। वैसे ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में देख लेना, आपको जरूर मिलेगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर होगी, सारे क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो बाहर से मैं लेकर आया हूँ। गॉट इट? तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सॉल्व करिए। अ सर्कल विद सेंटर O touches
ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, हिंदी में भी लिख दूंगा। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, जो टच कर रहा है इंटरनली एक सर्कल के अंदर है। इन सच अ वे, डायग्राम बनाते रहो साथ में ही, दैट AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो। देखो आपको स्क्रीन पे मैं आज इसीलिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन तो आप साथ में सॉल्व भी कर पा रहे हो और आपको टाइम भी मिलेगा। तो 3:1 में AB डिवाइड है और आपको AB दे रखा है 12 सेंटीमीटर, OA दे रखा है 15 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके, हिंदी में भी लिख देता हूँ क्वेश्चन, जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक O केंद्र वाला वृत्त है, तो जल्दी से बनाइए वृत्त। पूरा टाइम मिलेगा चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, जो कि क्या कर रहा है, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। तो कईयों को तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन है, अंतः स्पर्श करता है। जल्दी सॉल्व करते रहिए सभी। यदि AB को स्पर्श बिंदु, देखो जो स्पर्श कर रहा है बिंदु वो AB को 3:1 के भागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित, ठीक है, ये लिखा हुआ है विभाजित, बोल भी रहा हूँ ऐसा ना हो कि आप गलत नोट कर लो, बोल भी रहा हूँ विभाजित करता है, तथा AB हो जाता है आपके 12 सेंटीमीटर, OA हो जाता है 15 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या यानी कि R फाइंड करनी है। जल्दी से फाइंड करिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके अंदर रेडियस फाइंड करनी है हमें, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी सॉल्व करें। अ सर्कल विद सेंटर O टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरनली इन सच अ वे दैट AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1 एंड AB 12 सेंटीमीटर, OA 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। व्हाट इज द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जल्दी से फाइंड करिए, बताइए रेडियस कितनी आएगी, आंसर बताइए। 1 मिनट का ही और आपको समय दूंगा, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालिए स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या आप चाहते हो कि सर आप जो और भी आगे जैसे हम पार्ट ABCD के बाद में एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इस रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये टॉपिक है जो हमें नहीं आता है। तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको मैं वो टॉपिक भी साथ में ले लूंगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, डाउट को क्लियर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस यूट्यूब चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। या फिर एक और बात बताता हूँ कि जो 9th क्लास में बच्चे थे और अब इस साल 10th में आ गए हैं, उनको भी आप इंकरेज करो मेरी वीडियो देखने के लिए, ताकि उनको पता लगे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और मैं ये इनको किस तरीके से करवा रहा हूँ आपको, वैसे वो देखेंगे तो उनको भी एक इंकरेज मिलेगा और वो भी इस सेशन के साथ में जुड़कर इसका लाभ उठा पाएंगे। उनको आइडिया आएगा कि पेपर कैसे आता है, पार्ट ABCD में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, और मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं आपको कहीं पर भी वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं मिलने वाली है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 30 सेकंड और है, उसके बाद में मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को, आप देखिए कैसे होगा। इंग्लिश वाले पोर्शन को हटा देता हूं ताकि इस जगह पर मेरा आंसर आ जाए।
देन यू कैन सी एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। तो इसके आंसर के अंदर पहले मैंने बनाया सर्कल और ये इसकी चार भुजाएं जो हैं कुछ इस प्रकार से टच कर रही हैं। तो देखो मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपके पास में कंपास होगा, तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन ड्रॉ द सर्कल। तो हम सर्कल बना सकते हैं, कंपास हमारे पास में होता है। अब मैं ऐसे बोर्ड पे तो कंपास नहीं ला सकता, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। तो ये आ गया ए बी को ऊपर लेते हैं, तो ये आ गया A, फिर आ गया B, फिर आ गया C और फिर आ गया D। ABCD आने के बाद में हमें यहाँ पर अब वैल्यूज को पुट करना है। तो ये आ गया OA जो कि है 15 सेंटीमीटर, और आपको पता है ये वाला पॉइंट है स्पर्श बिंदु जिसका नाम रखता हूँ मैं E, और AB पूरा 12 सेंटीमीटर है जो कि आपको पता है। तो ये मैंने पूरी वैल्यूज यहाँ पर रख दी है, और ये होती है हमारी रेडियस, और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि आपको पता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आगे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा O आ गया। अब आपको पता है कि AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और मुझे निकालना है अगर AE, तो आपको पता है A यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 3:1 में है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2 भाग में है, 3:1 में। तो A का खुद का हिस्सा कितना है 3, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 4। 3 और 1 ये जोड़कर कितना हो जाएगा 4। तो 3 हो गया A का खुद का हिस्सा ये वाला, और 4 यहाँ पर टोटल रेशियो। और किस में से है, ये AB में से है। AB 12 है खुद, इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो ये AE कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। आई होप आपने AE कितना निकाला होगा, 9 सेंटीमीटर ही निकाला होगा। जल्दी से रेडियस के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। टेक्निकल टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और वो आपको बताती रहेगी आपने सही किया है कि गलत किया है। सही किया है अच्छी बात है, गलत किया है तो वो आपको बता देंगे कि करेक्ट आंसर नहीं है, एक बार चेक अगेन का मतलब है दोबारा से चेक करो। ओके, तो आप बने रहना सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस लाइव सेशन के साथ में। अब AE 9 सेंटीमीटर आ गया है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल OAE में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं जो कि मैं यहां लगा रहा हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² = p² + b², बट यहां परपेंडिकुलर में निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू h² - b², यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब कौन है r, तो r का स्क्वायर। h कौन है हाइपोटेनियस 15, तो 15 का स्क्वायर, और बेस ये ऊपर वाला A जो कि है 9 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, बस अब सॉल्व करना है। तो r² बराबर 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 225 में से 81 को माइनस करिए जल्दी से, कितना आएगा बताइए, 144 144, और ये स्क्वायर यहाँ से भाग कर उधर बना देगा रूट, और आपको पता है 144 का रूट कितना होता है 12 होता है, यानी कि r हमारे पास में आ गई 12 सेंटीमीटर। दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो r आ गई हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए किस किस के r 12 सेंटीमीटर आई है, और जिसके नहीं आई है कोई बात नहीं, आप इसको जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और 30 सेकंड के बाद में हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं। अगर आपको आता है तो आप सीधा लिख दो डन, हाँ सर हमें आता है, और जिसको नहीं आता है यहां समझ लेना, मैं समझा दूंगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन यहां से मिटा देता हूं, ये डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, यहां मैं लिखूंगा क्वेश्चन जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं हिंदी इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको। तो कंस्ट्रक्ट यानी कि रचना करनी है एन इन सर्कल, इन सर्कल को कहते हैं अंतर्गत वृत्त, जो अंदर वृत्त बनता है अंदर, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। तो आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाना है विद साइड 5 सेंटीमीटर। साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। जिसको आता है जल्दी से बनाइए। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसमें आपको एक अंतर्गत वृत्त बनाना है, यानी अंदर एक सर्कल बनेगा। तो एक काम करता हूं मैं, यहां आपको इसका रफ डायग्राम बनाकर दे देता हूं, आगे आप सॉल्व कर लेना।
और जल्दी से इसको नोट भी कर लिया होगा, आई होप आपने, और नोट नहीं भी किया है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी आपको आता होगा। तो मैं यहाँ रफ डायग्राम बना देता हूँ, आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये तीनों साइड यहाँ पर टच होगी, ध्यान रखना। तो जल्दी से बनाइए डायग्राम, ओके जल्दी से बनाइए, अगर जिसको भी आता है जल्दी से बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके मैं बनाकर दिखाता हूं कैसे बनेगा, प्रोसीजर देख लीजिए। कंपास वगैरह तो अब मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी डायग्राम देखो कैसा बनेगा। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये मैंने यहां पर 5 सेंटीमीटर, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लाइन नहीं बनानी, आपको पहले बेस बनाना है। तो मैंने ये बना दिया बेस, अब टेढ़ा मेढ़ा हो आप देख लेना। नाम रखता है इसका AB 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में AB आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप कंपास को ओपन करिए 5 सेंटीमीटर और उसको आर्क को कट करना है, यहाँ पहले A से रखकर यहाँ पर और B से रखकर यहाँ पर, और फिर इनको अपन मैच कर देंगे, मिला देंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैं मिला देता हूँ, ये ऐसे मिलेगा और फिर ये ऐसे मिलेगा। आपको तो स्केल, मैंने हाथ में छड़ी ली है, लकड़ी ली है, आपको ये सब नहीं लेना, आपको तो स्केल से बनाना है। आई होप यहाँ तक तो सबके बन गया होगा। अब क्या करना है वो देखिए। अब आपको एंगल का बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजन करना है। तो कंपास को यहाँ रखेंगे, इतना खोलेंगे और चाप काट देंगे कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ रखेंगे, उतना ही खोल कर रखेंगे, यहाँ एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और इसी जगह पर एक और चाप काटेंगे और उनको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया है पहला पार्ट। ये का ये प्रोसीजर उधर करेंगे, यहाँ रखा, खोला, काटा, फिर यहाँ से एक चाप इधर, यहाँ से दूसरा चाप इधर, और इनको इस तरीके से मिला दिया। मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आपका नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट, इसको नाम मैं दे देता हूँ, ये O है। ये डबल सर्कल नहीं करना, ये आ गया बस, नाम रखते हैं इसका कि ये O है। अब आपका ओरिजिन बन गया, ये एक तरीके से सेंटर बन गया। अब यहाँ पर कंपास को रखना है और यहाँ तक खोलना है और घुमा देना है बस, और ये बन गया आपका डायग्राम कंप्लीट। तो ये होता है इन सर्कल यानी कि अंतर्गत वृत्त। और हमने जो ABC त्रिभुज लिया है, ट्रायंगल लिया है, वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समझ में आया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको देख लीजिए। अब इसकी रचना वगैरह लिखनी है, 4 से 5 बिंदु आप लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो। तो उधर मैं आप क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं, जल्दी से उसको सॉल्व करोगे और आप बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा ये लाइव सेशन लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसको इतना ही समझाया है। रचना के बिंदु वगैरह आप लिख सकते हो। फाइंड द एरिया, जल्दी से लिख लेना, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में भी लिख दूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, चलो इसको मिटा देता हूं मैं अब। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर inscribed in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा क्वेश्चन। जल्दी से देखिए यहां पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत, तो आपको पता चल गया एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और आ गई आपके पास में 10 सेंटीमीटर अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जल्दी से करिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स।
फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हमें यहां पर एरिया निकालना है स्क्वायर का और साथ ही आपको रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर उस सर्कल की। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे देखिए, अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। आई होप आपने कर लिया होगा। जिसने कर लिया है इसके एरिया का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बताइए किस किस के आ गया है, जिसके आ गया है जल्दी से डन कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करना है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर आपको दे रखा है एक स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखो इसके जैसा क्वेश्चन अभी अपन ने पीछे किया था। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल था, इस बार खुद क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है और आपको इस क्वाड्रिलेटरल की यानी कि इस स्क्वायर की एरिया को फाइंड करना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये आ गया केंद्र। तो यहां से यहां तक क्या होती है त्रिज्या और यहां से यहां तक क्या होती है त्रिज्या। अब आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर। क्या नीचे साइड दे रखी है, चलो नाम रखते हैं ABCD। अब मुझे बताओ विद्यार्थियों, क्या यहाँ AB दे रखा है, क्या BC दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको x मान लेते हैं। ये भी x और ये भी x और ये भी x। अब आपने 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्वाड्रिलेटरल की, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन स्क्वायर। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कितने डिग्री आ गया 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ ABC पूरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ABC 90 डिग्री के कारण कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, हमारी पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन सूत्र। और वो बोधायन सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ h हमारे पास में AC है तो मैं लिखूंगा AC स्क्वायर। ये आधार AB है और लंब जो है वो BC है तो मैं लिखूंगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। करते हैं वैल्यू को पुट, 10 प्लस 10 ये पूरा जुड़ जाएगा तो यहाँ बनेगा 20 का स्क्वायर। BC आपके पास में x है और ये भी x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देन 20 का स्क्वायर होता है 400, x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। यहाँ हमें फाइंड करना है x, तो हम 400 में देंगे 2 का भाग तो केवल बचेगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर इस x स्क्वायर को ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो, यहाँ से x भी निकालो। पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब विद्यार्थियों बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा इंटू भुजा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है x, x का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और x का स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है और वो कितना है 200, यानी कि आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए क्यों फालतू में मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूँ और इस x को निकालूं, रूट को भेजोगे 200 को तोड़ोगे, क्यों करना है, नहीं करना है। सामने दिख रहा है आंसर तो मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। क्वेश्चन खत्म हो गया आपके सामने, जल्दी से नोट कर लीजिए और 1 मिनट के बाद में अगला क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जिनको समझ में आ गया है और लिखा हुआ नहीं है, ये प्रोसीजर, ये तरीका, ये अप्रोच नहीं लिखी हुई है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 की तरफ। कुछ सेकंड के बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख दूंगा बोर्ड पर, तो पहले आप एक बार इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं मैं यहां पर। अब स्टूडेंट्स आप वीडियो क्वालिटी कैसी रह रही है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ, तो एक बार डन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ सर अच्छे से सुनाई भी दे रहा है और साथ ही अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। पूरा मैटर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर मैं अच्छे से दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कोई ब्लरिंग नहीं हो रही है।
ओके, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है विद्यार्थियों, देखिए, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायामीटर, एक स्फीयर है जिसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर, इट्स dropped into a cylindrical, CYL यानी पूरा लिख नहीं रहा, सिलेंड्रिकल वेसल, एक बेलनाकार बर्तन के अंदर हमने एक गोला डाल दिया है, उस गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर। देखो हिंदी में बोल दिया है ताकि आप पीछे न रह जाओ। वेसल का डायमीटर यानी कि उस बर्तन का जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। जिस बर्तन में गोले को डाला है उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द राइज इन वाटर इन द वेसल, यानी कि उस बर्तन में पानी कितना ऊपर उठ चुका है ये आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से बताइए, क्या हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? टाइम बचेगा आपका, जल्दी से इसको करिए। मैं सॉल्व आपको हिंदी में एक बार बता देता हूं, ठीक है? लिखूंगा, टाइम आपका खराब होगा, तब तक आप सॉल्व ही कर लोगे। ऐसे डायग्राम बना देता हूं। चलो, ये एक बेलनाकार बर्तन है और इस बर्तन के अंदर हमने एक स्फेरिकल शेप का कोई गोला है, ये वाला, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें पानी जो पहले था वो पानी कितना ऊपर उठ जाएगा? मान लेते हैं पहले पानी इतना था, अब गोला डालने के बाद में ये पानी यहाँ तक आ गया, तो आपकी हाइट, आपको हाइट निकालनी है कि ये हाइट कितनी होगी। जल्दी से फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से फाइंड करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सभी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व करिए इसको। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। अब देखो, दिखने में खतरनाक है, डायग्राम से भी आपको लग रहा है अरे बहुत अलग ही टाइप का क्वेश्चन होगा, कईयों को आता भी है और कई बार किया हुआ होगा कईयों ने। तो आप ये देखोगे, अब बच्चों को ऐसा लगेगा ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, इतने टेढ़े, इतने ट्विस्ट। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो इस क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट में उड़ा देगा, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देगा वो। चलो जल्दी करो। चलो अब मैं करवा देता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये डायग्राम है, अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक बार में डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आप खुद सोचो, एक बार फिर से मैं डायग्राम से ही समझा देता हूं। ये यहां पर हमारे पास में बेलनाकार बर्तन था और बॉल मैंने यहां पर डाल दी। अब आप खुद सोचो कि इस बेलन में पानी ऊपर उठा है, मान लो पहले यहां तक था, अब वो पानी यहाँ तक आ गया, बॉल को डुबा दिया इसने, पहले पानी यहाँ तक था, अब वो पानी यहाँ तक आ गया। यानी इस बॉल ने क्या किया है, इस बॉल ने क्या किया है, इतने हिस्से को कवर कर लिया है। यानी कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम था इसको इसने कवर कर लिया है। अब पूरा कवर किया है कि नहीं किया है ये तो प्रैक्टिकली समझ में आएगा, जब भी प्रैक्टिकली अपन करके देखेंगे। बट मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे इक्वल करेंगे? देखो, ये सिलेंडर है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमने बॉल को पूरा अंदर डाला है, आधी बॉल नहीं डाली है, पूरी बॉल को अपन ने अंदर डाला है। अब ऐसा कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बॉल भी जो है वो इस पूरे एरिया को अंदर जो पूरा वॉल्यूम है उसको कवर कर रही है, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैथमेटिकली सिस्टम यही रहेगा कि हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को इक्वल कर देंगे, ये वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा क्योंकि पानी ऊपर उतना ही उठेगा जितनी बॉल अंदर गई है। अब आया समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा, तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है बेलन का आयतन और यहां पर गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन का सूत्र देखो, एक और चीज यहां पर बता देता हूं आपको, मैं यहां साइड में लिख देता हूं। अगर ये गोले की बात करूं, या अंदर वाला गोला छोटा है तो इसकी आर को मैं छोटा लिखूंगा, यानी कि स्फीयर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर था
तो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली आर यानी सिलेंडर की आर जो कि यहाँ होती है, और ये वाली आर यहाँ हो गई। बात समझ में आ रही है? डायग्राम बहुत शानदार आपको बनाना है, जैसा मैंने बनाया है इससे भी बढ़िया बनाना है। तो कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर का आधा 6 सेंटीमीटर। हाइट वगैरह नहीं दे रखी है क्योंकि हाइट तो हमें यहाँ पर ये वाली निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर बड़ा है तो कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल लिया है क्योंकि स्फीयर छोटा है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, अब जो बच गया उसको लिख दो। तो कैपिटल आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू एच जो कि फाइंड करना है। 4/3 तो ये आ गया 4/3, फिर आर क्यूब यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, गॉट इट। अब एच निकालना है, सबको उधर भेज दो, तो 3 × 3, फिर 6 × 6। सॉल्व करी, देखो 3 से 3 गया, 3 से 6 गया 2 बार, 3 से 6 गया 2 बार, 2 × 2 4, ऊपर वाले 4 को सभी कट गए, एक भी नहीं बचा। एच कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। अगर मैं इस पूरे सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर एक स्फीयर डाल दूंगा, मैं इस पूरे बेलन वाले बेलनाकार बर्तन के अंदर गोला डाल दूंगा, तो वो पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ये था क्वेश्चन, समझ में आया? तो जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में डन। अगर आपने आंसर दिया है तो लिख दीजिए यस सर हमने आंसर दिया है, ये आंसर आया था, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, जो कि है प्रूफ वाला सेक्शन। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको उसको प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद में अगर आप प्रूव कर पाओ तो लिख देना डन सर मैंने प्रूव कर लिया है। नहीं किया है, सेशन के साथ में बने रहिए, लाइव सेशन के साथ में मैं पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका प्रूव का है, और आपको पता है कि एक ना एक थ्योरम और प्रूव का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैंने थ्योरम नहीं लेकर मैंने प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन लिया है, और वैसे एक तरीके से थ्योरम ही है वो। तो इसको मिटा देता हूं मैं, और यहाँ मैं लिख दूंगा क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में। जिसको नोट करना हो ये क्वेश्चन नोट कर लेना। और चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव that if area of two similar triangles, प्रूव करना है कि अगर एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल हो, आर इक्वल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यानी कि अब हिंदी में लिख देता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। सिद्ध कीजिए कि, अब मैं सीधा यहां लिख रहा हूं, यदि सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। आपके पास में 2 मिनट है, प्रूव हो जाए अच्छी बात है, कमेंट में डन लिख दो। प्रूव नहीं हो 2 मिनट वेट करिए, मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। जल्दी सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है। जल्दी सॉल्व करिए, प्रूव करने वाला क्वेश्चन, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगा आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर इस जगह पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिया, यहाँ पर थ्योरम भी आ सकती है। तो इन फ्यूचर ध्यान रखना, थ्योरम करके जानी है आपको। और मैं आपको सेशन, हमारा जो मिशन 100 सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं थ्योरम के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं मान लेता हूं कि दो ट्राइंगल हैं जिनका नाम है ए बी, चलो ऐसे लेते हैं नाम को, ए फिर बी और फिर से, और एक ट्राइंगल है जिसका नाम है डी ई और एफ। गॉट इट। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर गिवन क्या है? गिवन में आ गया समरूप त्रिभुज है, यानी कि दोनों सिमिलर है, तो मैं लिखूंगा ए बी सी सिमिलर हुआ किसके? डी ई एफ के। एक चीज और गिवन है, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ये चीज गिवन थी, लिख दी। अब करना है प्रूव। तो प्रूव क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, दैट इज आवर प्रूव सेक्शन। प्रूव करना है उपपत्ति के अंदर क्या होगा, अच्छे से देखिए, ये एक दूसरे के इक्वल है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है फ्रॉम थ्योरम नंबर 11.13। 11.13 थ्योरम देखिए क्या है। उस थ्योरम के अंदर आपको पता है कि दो त्रिभुजों के अगर ये समरूप है तो दो त्रिभुजों के जो एरिया होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ डी ई एफ, जल्दी से देख के बताइए कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? टेक्निकल टीम से मैं पूछूंगा क्या बच्चों को यहाँ तक दिखाई दे रहा है? जल्दी से देखिए। ठीक है सर। अच्छा, अब एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी ई एफ, इन दोनों का अनुपात जो होता है, इनकी संगत भुजाएं मान लेता हूं बी सी और ई एफ है, तो बी सी और ई एफ के स्क्वायर का अनुपात जो होगा उसके बराबर होगा। ये थी हमारे थ्योरम नंबर 11.13। अब यहाँ देखिए ये और ये बराबर है, इसको एक मानो और इसको एक मानो तब भी बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक यहाँ और एक यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, बी सी का स्क्वायर हुआ ई एफ का स्क्वायर हुआ, कर दे क्रॉस ई एफ का स्क्वायर हुआ। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे पर है, कट जाएंगे, तो बचेगा बी सी बराबर ई एफ, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दो त्रिभुजों को सर्वांग करने का नियम क्या होता है? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का रूल है कि आप उन दोनों त्रिभुजों में कोई भी तीन चीज बराबर कर दो, कोई भी तीन चीज बराबर कर दो। चलो, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो बी किसके इक्वल होगा? ई के। और सी किसके इक्वल होगा? एफ के। ये तो रूल है ही भाई, सिमिलर तो दे रखा है, तो ये तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन। कहां से आया ये? फ्रॉम गिवन। एक चीज और बराबर करनी थी, वो आ गई ये वाली, तो बी सी बराबर ई एफ। अब आप कहोगे कि सर तीनों एंगल ही ले लेते हैं, इसको क्यों ले रहे हैं, ये तामझाम क्यों किया है? प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सर्वांग सम कर रहे हैं, और सर्वांग सम में कभी भी तीन एंगल बराबर नहीं करते हैं। सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंसी में कभी भी आपने ट्रिपल ए रूल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। चार ही रूल थे, तो ट्रिपल ए नहीं होता है, इसलिए ट्रिपल ए में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि सर ए और डी भी ले लो हमारा काम खत्म, बच्चों वाला काम नहीं करना है, माइंड से थोड़ा सा सोचना है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो उड़ा देगा ऐसे क्वेश्चंस को, 3 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। और बी सी इक्वल टू ई एफ कहाँ से आया है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और आपके सामने ये लो प्रूव हो गया। सो कौन सा रूल लगा है? एंगल साइड, यानी कि ए एस ए। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन से बोथ ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इसको आप यहाँ नीचे लिख लेना, क्वेश्चन हो गया खत्म। जल्दी से नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आता था जल्दी से नोट कर लो। और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपकी फेवरेट एक्सरसाइज 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं हट जाता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते ही बच्चे उड़ा देंगे, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।
और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी में लिखूंगा ना तब तक तो आप सॉल्व कर दोगे, इतना मुझे विश्वास है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन हिंदी में बोलता रहूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। ओके, अ बैग कंटेन्स 15 कार्ड्स। एक बैग के अंदर 15 कार्ड है। एक बैग है, उसके अंदर कितने कार्ड है? 15 कार्ड्स हैं। ओके, द नंबर 1 2 3 4 अप टू 15 आर प्रिंटेड। कईयों को तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इतना देखते ही। जिसको समझ में आ गया लिखो यस जल्दी से, यस सर समझ में आ गया। एक बैग है जिसके अंदर 15 कार्ड है। कार्ड यानी कि एक स्लिप जैसी है जिसके ऊपर अंक लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं। पहले वाले पे 1 लिखा हुआ है, फिर दूसरे पे 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये 15 कार्ड है जिस पे 15 नंबर लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद में अ कार्ड is at random drawn from the bag. Find the probability. फर्स्ट नंबर पे आएगा आपके। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस कार्ड पे नंबर हो कौन सा। सबसे पहला है अ प्राइम नंबर। जल्दी से बताइए आंसर। प्राइम नंबर यानी कि उस कार्ड पे अभाज्य संख्या मिल जाए। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या मिल जाए, उसकी प्रायिकता बताइए। आपके पास में 1 से 15 कार्ड है और उसमें से आपने कार्ड निकाला, कोई एक कार्ड निकाला, आपको बतानी है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी अभाज्य संख्या आने की? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। फर्स्ट वाले का ऐसे लिखिए ANS फर्स्ट दिस, फिर लिखिए ANS सेकंड दिस। जो भी आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और आपके पास में टोटल 15 कार्ड है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। दूसरा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। देखो इस पूरे सेक्शन को वो ये भी लिख सकता था कि बताइए इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन उसने थोड़ा चेंज कर दिया। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इस 15 में से 1 से लेकर 15 के बीच में 2 से भाग चला जाए तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे 2 से विभाजित जितने भी संख्याएं होंगी उनमें से किसी एक कार्ड को चुनने पर 2 से विभाजित संख्या आए उस कार्ड के ऊपर, बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। और आई होप मुझे इसका सॉल्यूशन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। और आंसर इसका सेम आएगा दोनों का, एक ही आंसर दोनों का है। जल्दी से करिए, जिसको नहीं आता है देखिए मैं करवाता हूं। 2 से विभाजित और अभाज्य संख्याएं। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं इसको मैं मिटा देता हूं। जिसको नहीं आता प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ो बच्चों, प्रोबेबिलिटी आपके 3 से 4 नंबर दे के जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं टोटल आउटकम्स, इसको मिटा देता हूं। आंसर टोटल आउटकम्स होंगे 15 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 कार्ड ले लिए मैंने। अब पहली है PE बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स पहले के लिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है क्या? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, बात को ध्यान रखना। 1 2 3 4 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद में 11 होगा, फिर 13 होगा, 12 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। तो सर्कल काउंट करो प्राइम नंबर के कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, इसके डिफरेंट आंसर आएंगे, दोनों सेम नहीं आएंगे। तो 1 के बाद में सीधा 2 3 4 प्राइम नंबर नहीं होता, फिर 5, फिर 6 नहीं होता, 7 8 प्राइम नंबर होता है यानी अभाज्य संख्या होती है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 नहीं होता, 12
12 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 होता है। उसके बाद में 13, 14, 15। देखो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जैसे मैंने लिखा 7, तो 7 में केवल 7 का डिवाइड जाएगा और 1 का डिवाइड जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 27, तो 27 में फिर 3 का भी डिवाइड जाएगा, 9 का भी जाएगा, 27 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। यानी कि वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो वो खुद हो या फिर 1 हो, 2 फैक्टर हो, वो ऐसे नंबर को अपन कहते हैं प्राइम नंबर। और बाकी जो होंगे वो नॉन प्राइम नंबर है, भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल कितने आए हैं, 6 आए हैं। और टोटल कितने हैं, 15। काट दो इसको अगर कट रहा है। 3 के बारे से कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये 3 के बारे से कितनी बार जाएगा, 5 बार। आंसर आ गया 2/5। आंसर इसका कितना आएगा, 2/5। इसी तरीके से इसी में ढूंढ के बताइए मुझे दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा। दूसरे वाले का आंसर डिविजिबल बाई 2। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जल्दी से देखिए विद्यार्थियों। डिविजिबल बाई 2, ये 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जाएगा, 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 ये भी 2 से जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 2 है। और नीचे टोटल आ गया 15। खत्म, क्वेश्चन आ गया आंसर 7/15। ये थे आपके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन। जल्दी से बताइए पहले तो कि लेवल कैसा रहा आज, क्या लेवल मीडियम रहा या हाई रहा या लो रहा, आपके मुताबिक कैसा रहा, आपको कैसा लगा। और जल्दी से स्कोर बताइए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको केवल क्वेश्चन बताने हैं कि सर 10 में से इतने क्वेश्चन हमने सही किए हैं, कि 9 किसी ने सही किए हैं या 5 किए हैं या कितने स्किप कर दिए हैं, उसको छोड़ दो। आपने कितने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको एक्यूरेटली आते थे, स्कोर बताइए जल्दी से स्टूडेंट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से अपनी कॉपी में पेज पलट कर चेक करिए कितने क्वेश्चन आपने कर दिए थे। आज की 10 क्वेश्चन है, आज अपन पार्ट सी तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल आपको मैं करवाऊंगा पार्ट डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तो 10 क्वेश्चन करने पर आपको 30 नंबर मिलेंगे, लेकिन पार्ट डी में आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन। पार्ट ए में पहले कितने मिले थे, 10 क्वेश्चन। उसके बाद में बी में कितने मिले, 5। फिर सी में कितने, 10। और डी में फिर कितने होंगे, 5। इस तरीके से क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, 30। तो कल आपको करवाऊंगा 6 नंबर के मैं 5 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 6 × 5 30 नंबर। तो विद्यार्थियों आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस लाइव सेशन में जुड़ने के बाद में एक फायदा आपको क्या हुआ है, आप किताब को लेकर, कॉपी को लेकर मैथमेटिक्स मेरे सामने बैठकर कर रहे हो। आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक फन है, आपको फन की तरह ही इसको समझना है। अगर आपने मजे के साथ में मैथमेटिक्स को नहीं किया तो ये बहुतों के लिए अभिशाप बन चुकी है। फिर आज तक वो बच्चे और वो लोग मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से समझने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्होंने पहले की छोटी क्लास में मैथमेटिक्स को मजाक में ले लिया था। मजाक में लेने का मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको एकदम ही मजाक ले लो। मज़ा आना चाहिए इसको पढ़ने के टाइम में, आपको इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए, हमारा ये मिशन 100 सेशन पार्ट ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों के तीनों पार्ट आपको कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरे साथ जुड़कर तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। फुल एनर्जी और जोश के साथ में आप मेरा हुलिया देख पा रहे हो, कितनी मेहनत मैं लगा रहा हूँ। ओके, आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत लगानी है। ये 100 में से 100 में जो यहाँ मिशन 100 लिखता हूँ, ये 100 में से 100 किस किस का ड्रीम है। अगर आप इस ड्रीम को अचीव करना चाहते हो तो इस तरीके से पसीना, खून पसीना एक करना ही पड़ेगा विद्यार्थियों। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन सर, मज़ा आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूरे सेशन के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।